हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन चैनल साहित्य सागर और मेरा नाम है डॉक्टर अलका। साहित्य सागर 2.0 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो 2025 का विज्ञापन है जिसका, और जो आयोजित 2026 जुलाई में होने वाली है, तो उसके लिए आपका जो इकाई 8 है, इकाई 8 में हमने भारतीय काव्य शास्त्र की जो अवधारणा थी और अवधारणा के अंतर्गत जो लक्षण थे वो हमने देख लिए थे। इसी तरह काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, ये हमने ये पूरा जो शीर्षक था ये हमने पूरा कर लिया था। अब इसके आगे ये जो आपका अलंकार सिद्धांत है, अलंकारवादी आचार्य हैं और प्रकार है, तो आप इन सभी में देखेंगे रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, यहाँ तक जो भारतीय काव्य शास्त्र है इसमें जो प्रश्न आते हैं वो अधिकतम आपके वस्तुनिष्ठ के प्रकार में आते हैं। तो अब जिस तरह से हम आगे पढ़ाई करेंगे इसमें, तो हम इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आपकी होगी 500 से ज्यादा। और हम इस तरीके से इसमें देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपकी ये पुस्तक है, एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि भामा है, जो भामा का समय यहाँ पर आपको दिया होगा वो दिया होगा यहाँ पर 6वीं शती का मध्यकाल, और उनकी रचना दी है यहाँ पर काव्य अलंकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम ऐसे ही प्रश्न बनाएंगे कि जैसे भामा का जो समय था वो क्या था, या भामा की रचना कौन सी है, या काव्य अलंकार किसकी रचना है, या काव्यादर्श किसकी रचना है। इसी तरह से जो पूरी पुस्तक है उस पुस्तक से हमने 500 प्लस जो है प्रश्न बनाए हुए हैं। तो इससे आपकी क्या है, जैसे आपके परीक्षा में जैसे जिस तरीके से प्रश्न आने हैं उसका भी आपको अभ्यास हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ आपका जो जितना भी भारतीय काव्य शास्त्र में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। भारतीय काव्य शास्त्र आप पहले भी पढ़ चुके होंगे तो एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। आपको क्या है, आपको तैयारी करने के लिए ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये जो श्रृंखला है ये आपको बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। आप 10 प्रश्न बस देख लीजिए। अगर 10 प्रश्नों में, यहाँ पर मैं एक बार आपको सरसरी तौर पे दिखा देती हूँ 500 प्रश्न हमारे कैसे हैं। तो अगर आप शुरू के 10 प्रश्न भी कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं इनका स्टैंडर्ड क्या है। ये प्रश्न बिल्कुल मानक है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपको ये समझने पे मजबूर कर देगा कि आपकी पढ़ाई का स्तर अभी फिलहाल क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर 140 ये संख्या आप देख रहे हैं, और सबसे अंतिम प्रश्न जो यहाँ पर अभी इस पीडीएफ में है, यहाँ पर जो मेरे पास अभी खुली हुई पीडीएफ है 480 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 480 है, और बिल्कुल मानक प्रश्न है, और उनके उत्तर भी हम पुस्तक से देख देख कर ही आपको दिखाएंगे कि ये प्रश्न के उत्तर यहाँ पर सही हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत सरल सरल प्रश्नों से। इसमें से 50% प्रश्न ऐसे हैं जो आपको सरल लगेंगे, आपसे बन जाएंगे, लेकिन 50% प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए कि नाट्य शास्त्र आपको पता है, तो हम एक प्रश्न करेंगे और एक प्रश्न के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो उससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न है वो भी हम वहां पर हल करते हुए जाएंगे, ताकि आपका समय बचे और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपका वहां पर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले नाट्य शास्त्र जब शब्द आता है, तो नाट्य शास्त्र शब्द आता है तो हमें किसका नाम याद आता है, भरत मुनि का आता है। दो तीन प्रश्न हम इसके साथ ही साथ करते जाएंगे। तो सबसे पहले नाट्य शास्त्र के संदर्भ में हमें किसका नाम समझ में आता है, आचार्य भरत मुनि का समझ में आता है। और इनका समय क्या है, इनका समय अगर आप देखेंगे तो विभिन्न विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग दिया है। फिर भी अगर आप मोटा मोटा एक लेकर चले तो दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती ईसवी तक इनका समय, बहुत विभिन्न आचार्यों ने ईसा पूर्व से यहाँ पर दूसरी जो शती है ईसवी तक, इसी के मध्य यहाँ पर माना हुआ है। तो हमारे यहाँ पर 3 प्रश्न तैयार हो चुके। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की, और भरत मुनि का समय क्या है यहाँ पर दूसरी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी ईसवी सदी तक। नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में, अब उनकी जो पुस्तक है यहाँ मैं एक और बता देती हूँ, ये प्रश्न हो सकता है आने वाले जो आपका ये एमसीक्यू की श्रृंखला है इसमें आए, पर हम वहां पर इसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे।
तो नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया। तो 1 2 3 4 प्रश्न आपके इसी प्रश्न में यहाँ पर बन गए। नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में रस और भाव का उल्लेख किया गया है? यहाँ मैं आपको और 2-3 चीज नाट्यशास्त्र के बारे में बता दूं, आगे भी आएगा, तब आपको यहाँ आप समझ लेंगे तो वहां आपको समझने बहुत आसानी जाएगी। जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, इस ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में या ये ग्रंथ मान लीजिए आप, तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं? यहाँ पर 36 अध्याय दिए हुए हैं। कितने अध्याय हैं यहाँ पर? यहाँ पर आपके 36 अध्याय दिए हुए हैं। 36 अध्याय है और इसमें करीब करीब 5000 श्लोक है। 5000 यहाँ पर श्लोक दिए हुए। तो अब आने वाले जो प्रश्न है वो आपके ऐसे ही बनेंगे, और बिल्कुल मैं आपको कुछ भी अपने मन से नहीं बता रही हूँ, मैं पुस्तक देख के ही आपको बता रही हूँ। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि ये जो आपको प्रश्न के उत्तर बताए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं डाउट होगा। डाउट किस में होता है? हमें हमें भ्रम होता है जब हम रचनाएं पढ़ते हैं किसी भी साहित्यकार की, कि इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ। कभी कभी किसी किसी उपन्यास के प्रकाशन के वर्ष में 1-2 वर्ष का आगे पीछे हो जाता है, वरना ये जैसी सारी चीजें हैं ये सभी पुस्तकों में एक समान ही मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इस पुस्तक में क्या है, 36 अध्याय है, और 36 अध्याय के बाद यहाँ पर 5 श्लोक हैं। इसको पंचम वेद कहा गया है। तो प्रश्न ये था, प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस और भाव का विवेचन किया गया। ये जो 36 अध्याय हैं, इन 36 अध्यायों में किस अध्याय में रस और भाव का विवेचन किया गया है? अध्याय 1 और 2 में, 6 और 7 में, 8 और 9 में, या 10 और 11 में, किस में किया गया है? और मेरा एक और आपसे आग्रह है, अगर मैं कोई प्रश्न बोलती हूँ कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में, तो आप विकल्प ना देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। विकल्प आप केवल सुने कि नाट्य शास्त्र किस अध्याय में, क्योंकि जब विकल्प देखते हैं तो विकल्प देखने से, इसीलिए जो ये जो आपकी माइनस मार्किंग शुरू हुई है ना, इसके अभ्यास के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे नाट्य शास्त्र, आपने पहले पढ़ा है और पढ़ने के बाद ये एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस और भाव का उल्लेख किया गया है, तो आप आंख बंद करके सबसे पहले ध्यान कीजिए कि आपको ये आता है। अगर नहीं आता तब आप विकल्प देखें, वरना मेरी कोशिश ये है कि अगर आप नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में रस और भाव का विवेचन, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो एकदम से आपको इसका उत्तर आना चाहिए, और इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि 6वें और 7वें अध्याय में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो हमने कितने सारे प्रश्न देखे? एक ही प्रश्न में हमने 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हमने देख लिए। तो प्रश्न का जो स्तर होगा वो आपको अच्छा मिलेगा। अभी शुरू के जो प्रश्न है वो थोड़े से सरल है, आगे आगे जैसे प्रश्नों का स्वरूप बदलेगा, फिर जब हम रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, रस दोष और रस निष्पत्ति ये सब करेंगे, तब आपको थोड़ी सी कठिनाई जाएगी। इसलिए आप पूरा एमसीक्यू देखिएगा, चाहिएगा तो इसको आप 2x की स्पीड में देखिएगा, तो ये आपको ज्यादा आपका समय बचाएगा। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो सबसे पहले मैं इसका उत्तर बता देती हूँ आपको। जो काव्य अलंकार रचना है वो है आपकी आचार्य भामा की। किसकी रचना है? भामा। और भामा का जो समय है वो समय क्या है? 6वीं, यहाँ पर 6वीं जो शताब्दी है ये इनका समय है। इनकी रचना का नाम काव्य अलंकार है। तो आपका क्या बन गया? काव्य अलंकार रचना, रचनाकार कौन है? भामा, जो कि किस में थे? 6वीं शताब्दी में थे। तो ये आपके 3 चीजें इसमें से आपको याद करने की बन गई। और भामा जो है, भामा के बारे में एक प्रमुख बात और है कि जब हम अलंकार की बात करते हैं, अलंकार सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या है? भामा का नाम आता है। ठीक है, भामा का नाम कहाँ पर भी आता है? सबसे पहले अगर हम अलंकार संप्रदाय में बात करेंगे तो भामा का आचार्य भामा का नाम आएगा प्रवर्तक के रूप में। ठीक है, तो 3-4 चीजें यहाँ पर हो गई। अलंकार, संप्रदाय, ये भी आप इनके साथ ही जोड़ते, ये आपको आगे ये प्रश्न आएगा कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, ये भी आएगा, पर मैं यही आपको बता दे रही ताकि वहां पर आपका समय बच जाएगा और यहीं पर आपकी थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है या किसका ग्रंथ है? तो मैंने आपको जब ट्रिक बताई थी तब भी मैंने बताया था, देखिए काव्य अलंकार तो भामा की है, ये हमने देख लिया। यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वर्ण है, यहाँ पर जो व लिखा है, इसी को आप इससे इससे संबंध इसका स्थापित कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? ये रचना है आपकी जो वामन है उनकी रचना है, आचार्य वामन की रचना है। और वामन का जो समय यहाँ पर आप देखेंगे 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में देखेंगे। ठीक है,
कहीं कहीं आपको 8वीं शताब्दी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 9वीं मिलेगा, अक्सर आपको जो मिलेगा वो 8वीं शताब्दी मिलेगा। ठीक है, तो इनसे बीच का इसका समय माना जाता है। वैसे आप चाहे तो 8वीं शताब्दी याद रख सकते हैं। चलिए, इनकी रचना का नाम क्या है? सूत्र, अच्छा, अलग काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। और वामन का जब हम नाम देखते हैं तो हमको कौन सा संप्रदाय याद आता है? वामन के संप्रदाय में हमको याद आता है रीति संप्रदाय। ठीक है, वामन का हमें, जो वामन होते हैं उनकी जो रीति होती है, इस तरीके से हमने याद किया था, वामन की रीति, यानी कि वामन का जो संप्रदाय है वो है रीति संप्रदाय। तो यहाँ पर हम संप्रदाय भी देख रहे हैं, साथ ही साथ ग्रंथ देख रहे हैं, और ग्रंथ के साथ साथ हम क्या, उनका जो समय है वो समय भी यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं। अगला देखिए आप यहाँ पर, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर है आपका कि काव्य अलंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? तो हमने काव्य अलंकार देखा, फिर काव्य अलंकार हमने सूत्रवृत्ति देखी, अब काव्य अलंकार सार संग्रह, तो ये आनंद वर्धन की नहीं है, मम्मट की नहीं है, विश्वनाथ की नहीं है, ये है आपकी उद्भट की रचना। तो केवल रचना के संदर्भ में हम उद्भट का नाम देखेंगे। उद्भट की रचना है, और उद्भट का जो समय है यहाँ पर दिया हुआ है 9वीं शती का पूर्वार्ध दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 9वीं शती का पूर्वार्ध, पूर्वार्ध यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और उद्भट का नाम हम और कहाँ पर देखते हैं? उद्भट का नाम जब हम रस देखते हैं, रस निष्पत्ति देखते हैं और रस के प्रकार देखते हैं, तब हमें यहाँ उद्भट का नाम आता है किसमें? शांत रस में। उद्भट का नाम कहाँ पर आता है? शांत रस का उन्होंने क्या किया था, जो एक शांत रस है उसकी अगर हम कहते उत्पत्ति है तो उत्पत्ति के संदर्भ में इनका नाम यहाँ पर आता है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वन्यालोक लोचन के रचनाकार कौन है? तो पहले तो हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अभिनव गुप्त होगा। ठीक है, ध्वन्य है ध्वनि, तो जो ध्वनि संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय के ये क्या है? प्रवर्तक है, आचार्य है। ध्वन्यालोक लोचन इनकी रचना है। अब ध्वन्यालोक लोचन में भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये टीका है, एक मूल रचना है, आपको पता होगी ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक और ध्वन्यालोक लोचन दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। ठीक है, मैं यहीं पर अगली बार अगर प्रश्न आएगा ध्वन्यालोक किसकी रचना है, तो फिर मैं वहां पर आपको वो प्रश्न को क्या कर दूंगी, छोड़ दूंगी, वहां आपको दोबारा नहीं बताऊंगी। तो ध्वन्यालोक जो रचना है वो किसकी है? वो है आनंद वर्धन की। तो ध्वन्यालोक जो रचना है, ध्वन्यालोक, वो है आनंद वर्धन की, और उसी की जो टीका है उस टीका का नाम है ध्वन्यालोक लोचन, और इस टीका को लिखा है अभिनव गुप्त ने। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, जो है ध्वन्यालोक जो मूल है, मूल ग्रंथ है ध्वन्यालोक, उसमें क्या है, जो अध्याय हैं उनको उद्योग कहा गया है। क्या कहा गया है? उद्योग कहा गया है। और मूल ध्वन्यालोक में 4 उद्योग हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 उद्योग। चूंकि जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो अध्याय है उनको अध्याय ही कहा गया है, काव्य अलंकार में परिच्छेद कहा गया है, काव्यादर्श में भी परिच्छेद कहा गया है, सूत्रवृत्ति में भी परिच्छेद कहा गया है, लेकिन जो ध्वन्यालोक है उसमें उद्योग कहा गया है, वक्रोक्ति जो जीवितम है उसमें उन्मेष कहा गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। इसी तरह से जो काव्य प्रकाश है मम्मट का, उसमें उल्लास कहा गया है, और व्यक्ति विवेक जो महिम भट्ट की है उसमें आपको जो अध्यायों के नाम है वो अध्याय के रूप में ही हैं, वर्णित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रश्न, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी कृति है? बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपको बता रही थी, जब मैं मालवा और निमाड़वी आपको मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। तो राजशेखर का नाम बहुत 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 महत्वपूर्ण है, और हर प्रत्येक सिद्धांत में राजशेखर का नाम कहीं ना कहीं आपको आता है जाता है। तो जो राजशेखर है, इनका समय जो माना गया है वो 9वीं से 10वीं शती के बीच में माना गया है। सबसे पहले तो रचना देखते हैं, फिर रचनाकार, फिर उनका समय देखते हैं। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें और हम क्या देख सकते हैं, जो राजशेखर हैं, तो जब हम प्रतिभा देखते हैं तो प्रतिभा के संदर्भ में इनका नाम आता है, जो इन्होंने कार्यत्री और भायत्री जो प्रतिभा है उनके भेद किए थे, तो यहाँ पर इनका नाम आता है। और काव्य मीमांसा जो इनकी रचना है उसके संबंध में यहाँ इनका नाम आता है। चलिए आगे हम देखते हैं, पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जगन्नाथ का, वो यहीं पर आपको कहाँ पर दिखाई देता है? यहाँ पर आपको काव्य हेतु में ही दिखाई देता है। जब हम देखते हैं कि कार्यत्री और भावित्री जो प्रतिभा है
उसके भेद में, और फिर जब कार्यत्री से कवि का और भावित्री से सहृदय यानी कि पाठक का संबंध होता है, फिर राजशेखर ने सहजा, आहार्य और औपदेशिकी प्रतिभा की दृष्टि से कवियों को फिर और विभक्त किया है। फिर कवियों के भी भेद किए हैं और फिर कार्यत्री भावित्री के भी यहाँ पर भेद किए हुए हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही देख लिया था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हृदय दर्पण किसका ग्रंथ है? हृदय दर्पण, दर्पण नाम से आपको दो तीन रचनाएं मिलेंगी। एक यहाँ पर आपको मिलेगा साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण, एक मिलेगा यहाँ पर आपको हृदय दर्पण, और एक आपको यहाँ पर मिलेगा नाट्य दर्पण। ठीक है, नाट्य दर्पण तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको ये आप देख लेंगे तो यहाँ एक बार तीनों के नाम लिखकर आप अगर इनको याद करेंगे तो आपको बाद में यहाँ पर क्या है, कोई भी भ्रम नहीं होगा। तो हृदय दर्पण किसकी रचना है? भट्टनायक की। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की। और नाट्य दर्पण किसकी रचना है? यहाँ पर आप देखेंगे रामचंद्र और गुणचंद्र की है। रामचंद्र और गुणचंद्र की यहाँ पर रचना है। अगला देखिए, काव्य कौतुक किसकी रचना है या काव्य कौतुक के रचयिता कौन है? तो मैंने आज जब ट्रिक बताई थी तब मैंने आपको यहाँ इस मात्रा से यहाँ रिलेट करने के लिए बोला था, तो ये भट्टौत की रचना है। और भट्टौत का जो प्रतिभा के संदर्भ में, प्रतिभा के संदर्भ में जो इनकी पंक्ति है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें है प्रज्ञा नव नव नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता। ये जो इनकी है उक्ति, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो जो महत्वपूर्ण जिस जिस आचार्य के बारे में होगा वो हम यहाँ पर बताते जाएंगे। और अगर भट्टौत का आप यहाँ पर समय देखेंगे तो भट्टौत का यहाँ पर आपको समय दिखेगा जो आपका है 10वीं शती, 10वीं शती के आसपास, 10वीं शती। अगला देखिए प्रश्न, आप इसको 2x की स्पीड में देखेंगे तो आपका काफी समय बचेगा। 10 रूपक किसका ग्रंथ है? 10 से तो सबसे पहले आप 10 लिखिए और 10वीं शती लिखिए। ठीक है, और ये रचना है धनंजय की। किसकी रचना है? धनंजय की रचना है। तो चाहे आप 10 धन ऐसे याद कर लीजिए, 10 धन। ठीक है, या फिर और कोई भी आप ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 10वीं शती में 10 रूपक और धनंजय, ये तीन यहाँ से जुड़ गया यहाँ पर। अगला देखिए, और भी अगर कोई महत्वपूर्ण चीज होगी तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे। अगला देखिए, तंत्रालोक के रचनाकार कौन है? देखिए, आपने अगर विद्यापति का देखा होगा, विद्यापति का नाम देखा होगा, तो वहां पर आप एक आपने सुना होगा उपाधि में अभिनव जयदेव। क्या सुना आपने? अभिनव जयदेव। तो ये जो अभिनव जयदेव है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो यहाँ जो अभिनव जिनकी बात हो रही है ये अभिनव गुप्त है, और यहाँ जो जयदेव की बात हो रही है ये जयदेव भी आपके क्या है, 13वीं शताब्दी के आसपास के रचनाकार है। और अभिनव गुप्त कब के हैं? 10 से 11 शताब्दी के आसपास। तो ये दोनों महत्वपूर्ण, बहुत प्रमुख जो आचार्य थे, संस्कृत के आचार्य थे। तो इन्हीं की रचनाओं का जो जितनी प्रभावशाली अभिनव जयदेव की रचनाएं थी उतनी ही प्रभावशाली विद्यापति की रचनाएं थी, ऐसा माना जाता है। तो उनको इसी की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ जो अभिनव है, इनकी जो रचना है इसका नाम है तंत्रालोक। और यहाँ मैं इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको बता रही ताकि आपको जयदेव की भी रचना याद हो जाए। तो अभिनव जयदेव से आपको याद होगी इनकी जैसी रचना है तंत्रालोक, एक ऐसी ही एक और रचना है जिसका नाम है चंद्रालोक। ठीक है, जयदेव का मैंने समय क्या बताया आपको, 13वीं शताब्दी। तो ऐसी इनकी एक और रचना है जिसका नाम है चंद्रालोक। तो तंत्रालोक, चंद्रालोक, जैसे अभिनव जयदेव तो तंत्रालोक, और जो जयदेव की चंद्रालोक है ये आप याद रख लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभिनव गुप्त की तंत्रालोक के अलावा भी दो और रचना है, एक है अभिनव भारती। ठीक है, और अभिनव भारती के अलावा जो इनकी एक और रचना है जो हमने आपको बताया वो क्या है, आनंदवर्धन की जो मूल है उसका, उसकी टीका ये इन्होंने लिखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है। तो सरस्वती कंठाभरण, इसी नाम से आपको एक और रचना मिलती है जिसका नाम है कवि कंठाभरण। तो जब दो रचनाएं हैं ऐसी जिसमें आपको भ्रम हो रहा है तो दोनों को आप एक साथ ही लिख लीजिएगा। तो सरस्वती कंठाभरण जो रचना है वो है राजा भोजराज की। ठीक है, सरस्वती और कवि, कवि कंठाभरण जो रचना है वो है आपकी क्षेमेंद्र की है। ठीक है, किसकी है? आचार्य क्षेमेंद्र की। और चित्त सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हम लोग। तो जो भोजराज है, भोजराज का समय यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 11वीं शती का पूर्वार्ध मिलेगा। क्या मिलेगा? 11वीं शती का पूर्वार्ध यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भोजराज की अन्य एक रचना है जिसका नाम है श्रृंगार प्रकाश। अगला देखते हैं प्रश्न हम। अगले प्रश्न में यहाँ हमको मिल रहा है व्यक्ति विवेक किसका ग्रंथ है। ठीक है, तो दो विकल्प आपको यहाँ दिख रहे हैं और दो विकल्प आपको ये उद्भट और भामा। ठीक है, कहाँ यहाँ एक आ गया उद्भट और एक यहाँ आ गया भामा। तो व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? तो व्यक्ति तो सामान्य शब्द है, विवेक आपका थोड़ा सा विशिष्ट शब्द है। तो हमने यहाँ पर सीखा हुआ था जो विवेक होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो महान होते हैं
जो विशेष होते हैं लोग उनमें विवेक होता है। तो यहाँ से हमने महिम भट्ट का रिलेट कर लिया था। तो व्यक्ति विवेक किसका ग्रंथ है? महिम भट्ट का ग्रंथ है। और जो महिम भट्ट का समय है ये है आपका 11वीं शताब्दी का क्या है? उत्तरार्ध है। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और व्यक्ति विवेक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगला देखते हैं हम कि जो आपका चंद्रालोक है ये हम छोड़ देंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। साहित्य दर्पण ये भी हम छोड़ देंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। रसमंजरी के लेखक कौन है? रसमंजरी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो रसमंजरी से अगर आप नाम देखिएगा, कभी कभी आप नंददास इन सब में भ्रमित ना होइएगा, नाम भी देखिएगा कि किसके संदर्भ में यहाँ पर पूछ रहा है। तो रसमंजरी अगर आप काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो भानुदत्त मिश्र की है। और जो भानुदत्त मिश्र है इनका जो समय है वो है 13वीं से 14वीं शताब्दी। ठीक है। इनकी एक और रचना है जिसका नाम है रस तरंगिनी। अगला देखते हैं प्रश्न हम, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? तो रस गंगाधर ये तो आपको बहुत ही सरल प्रश्न है और ये है पंडित जगन्नाथ का, जिनका समय था आपका 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखिए, कवि कंठाभरण सुव्रत तिलक दशावतार चरित के रचनाकार कौन है? देखिए अभी तो मैंने आपको बता दिया तो आपको समझ, क्योंकि ये मैंने पहले क्लियर कर दिया था जब मैं सरस्वती कंठाभरण आपको बता रही थी। फिर भी आपकी एमसीक्यू की दृष्टि से ना देखें, अगर आप पढ़ाई की दृष्टि से देखें तो सुव्रत तिलक या सुव्रत तिलक और दशावतार चरित भी क्षेमेंद्र की रचना है। अब मैं ये आपको यहाँ पर इसलिए भी प्रश्न बता रही हूँ ये वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, औचित्य सिद्धांत दिया हुआ है। तो औचित्य सिद्धांत के जो विद्वान है वो कौन है? क्षेमेंद्र है। तो उनके बारे में हमको पूरा पढ़ना है, इसलिए जो उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं है ना वो भी हमको देखना यहाँ पर जरूरी है। चलिए, समय मैं आपको बहुत बचाने की कोशिश कर रही हूँ। कुवलयानंद और वृत्तिवार्तिक किसकी रचनाएं हैं? तो आपने कुवलय माला तो देखी होगी, उसी के जैसा ही एक शब्द यहाँ पर आपको दिख रहा है, कुवलयानंद और वृत्तिवार्तिक किसकी रचनाएं हैं? तो यहाँ पर ये जो रचना है ये है आपकी अप्पय दीक्षित की। किसकी रचना है? ये है आपकी अप्पय दीक्षित की रचना है। और अप्पय दीक्षित का अगर आप यहाँ पर समय देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य, 16वीं से 17वीं शताब्दी। और इनकी एक और रचना है जिसका नाम है चित्र मीमांसा। क्या नाम है? चित्र मीमांसा। ये इनकी अन्य एक और रचना है। अगला देखते हैं हम, भरत मुनि ने कितने रस का उल्लेख किया है? बहुत सरल सा प्रश्न है, आपको बन सकता है ये। तो भरत मुनि ने कितने रस का उल्लेख किया है? 9, 8, 10, 11। तो इसका सही उत्तर आएगा 8। ठीक है। और जो 9वां रस है उसका नाम है शांत रस। और ये मैंने आपको बता दिया कि इसका उल्लेख किसने किया है? उद्भट ने किया है। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो भरत मुनि की, तो मैंने आपको ये बता दिया कि कितने अध्याय हैं और नाट्यशास्त्र इनकी रचना है, पंचम वेद है, 36 अध्याय है। एक और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो इनकी रचना थी कौन सी? नाट्यशास्त्र। हो सकता है वो प्रश्न आगे आए, चूंकि 400 प्रश्न है, 400 नहीं 500 प्रश्न है, तो बहुत सारे प्रश्न हमें ये नहीं समझ में आता कि आगे वो आ रहे हैं किस क्रम में आ रहे हैं। तो मैं यही आपको बता दूं कि जो नाट्य शास्त्र है इसमें अनेक आचार्यों ने क्या अपनी टीकाएं लिखी हुई हैं। तो इसमें से कौन कौन सी टीका भी हमने देख ली है? हमने देख ली अभिनव गुप्त की अभिनव भारती देख ली है। ठीक है। अभिनव गुप्त की कौन सी रचना? अभिनव भारती हमने देखी। दूसरी हमने कौन सी देख ली? दूसरी हमने देखी यहाँ पर दश रूपक। किसकी थी? धनंजय की थी, जो धनंजय 10वीं शताब्दी के थे उनकी है। तीसरी टीका है इनकी नाट्य दर्पण। तो जब हमने हृदय दर्पण साहित्य दर्पण देखा, वहीं हमने नाट्य दर्पण भी देखा। ये गुणचंद्र और रामचंद्र गुणचंद्र की है, ये भी नाट्य शास्त्र की टीका है। और तीसरी है, चौथी है एक आपकी, जिसका नाम है भाव प्रकाशन। एक बार नेट के एग्जाम में ये वाला पूछा गया था। तो इस रचना का नाम है भाव प्रकाशन। और ये किसकी रचना है? ये शारदा तनय की रचना है। और जो शारदा तनय है इनका जो समय है ये आपका आएगा लगभग लगभग जो आपके 13वीं शताब्दी के आसपास इनका समय आएगा। किसका? शारदा तनय का। हो सकता है आपने आगे वो विकल्प प्रश्न रखा हो, पर फिर भी आपकी यहाँ जानकारी के लिए एक साथ मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि ये 4 क्या हैं? नाट्यशास्त्र की टीकाएं हैं। तो आप इस संदर्भ में इसको याद कर सकते हो। अब भरत मुनि ने इसमें से किस रस का उल्लेख नहीं किया है? अब चूंकि मैंने ऊपर ही आपको ये प्रश्न का उत्तर बता दिया है तो यहाँ मुझे हल करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब अगला है प्रश्न, यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ। परिभाषा यही है जो यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है। सतुद्रेक वाली यहाँ पर परिभाषा, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि ये किसने दी हुई है। तो ये सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई है किस संदर्भ में दी गई है, यानी किस जो आपका पाठ्यक्रम है यहाँ पर दिया हुआ है, पाठ्यक्रम के किस के अंतर्गत दी गई है। तो ये आपको रस जो है, रस का स्वरूप आचार्यों ने क्या क्या माना है उसके अंतर्गत यहाँ पर दी गई है। क्योंकि अभी तक हमने जो ऊपर प्रश्न किए थे वो किस संदर्भ में किए थे? जो भी हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के जो आचार्य है उनका समय क्या है और उनकी रचनाएं क्या है, इस संदर्भ में किए थे। अब ये वाला जो प्रश्न है ये आपका आ रहा है रस के स्वरूप के सब बारे में, यहाँ से आपको पूछ रहा है। तो ये पूरा है, ये पूरी संस्कृत की ये पंक्ति दी हुई है और पूछा गया है कि ये पंक्ति किसकी है। तो यहाँ ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है आपकी, ये है पंक्ति जिस इनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। ठीक है। इसको व से ले लीजिएगा तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, ये वेदांतर स्पर्श शून्य, ये आएगी आपकी
जो विश्वनाथ है। अब यहाँ ब्रह्मा स्वाद सहोदर यहाँ आपको दिख रहा है। तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा, अगर आपने बहुत रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपने ब्रह्म सहोदर नाम सुना होगा। और लेकिन ब्रह्म सहोदर का नाम आपने किस संदर्भ में सुना होगा? ये सुना होगा आपने भट्ट नायक के संदर्भ में, कि जो भट्ट नायक थे इन्होंने क्या बोला, रस को बोला इन्होंने ब्रह्मानंद सहोदर। तो देखिए ब्रह्म स्वाद सहोदर और ब्रह्मानंद सहोदर, इसमें अंतर है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भट्टनायक ने जो ब्रह्मानंद सहोदर बोला, इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। तो थोड़ा सा आप इसमें भ्रमित मत होइएगा। ब्रह्मा स्वाद सहोदर और ब्रह्मानंद सहोदर ये बोला आपको भट्ट नायक ने। ठीक है, भट्ट नायक ने यहाँ पर बोला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस के स्वरूप के अंतर्गत किसमें। और इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। तो ये जो इन्होंने ये पूरा संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रस है, रस क्या है? अखंड है। ठीक है, स्वप्रकाश है, यहाँ पर दिया हुआ है स्वप्रकाश है, आनंदमय है। ठीक है, चिन्मय है, चिन्मय मतलब आत्मा की तरह शुद्ध चेतन नहीं है परंतु सचेतन है, यानी कि प्राणवान आनंद यहाँ पर ये है। वेदांतर स्पर्श शून्य, यानी कि रसस्वादन के समय जब किसी भी ज्ञान की उपस्थिति यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ इसका मतलब ये है। फिर ब्रह्म स्वाद सहोदर है और अलौकिक विस्मय रस का ये क्या है? ये प्राण है, अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है। तो ये क्या है? ये इसका, उस भी आगे तो दो लाइन और है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैशिचित प्रमाम भी, ये यहाँ पर दो लाइन और है इसके आगे। तो ये इसका अर्थ हुआ। अगला